कैसे हो दोस्तों। हमारा न्यूज़ चैनल देखने के लिए धन्यवाद। मैं बस आपका थोड़ा सा टाइम लूँगा क्योंकि आज की वीडियो में पाकिस्तान ने एक और प्रोपेगेंडा हिंदुस्तान के ख़िलाफ़ चलाया है। वो कहते हैं कि यहाँ मुसलमानों पे बहुत जुर्म होते हैं। क्या आपको लगता है ऐसा? मुझे तो नहीं लगता। पाकिस्तान ये भी बोलता है कि वो हमारे कोरोना पेशेंट्स को पैसे देगा, फाइनेंशियली हमें हेल्प करेगा। क्या आपको लगता है गधे बेच के अपनी इकनॉमी को संभाल ना पाने वाला पाकिस्तान किसी भी तरह से हिंदुस्तान की मदद कर सकता है? जिस पाकिस्तान में इंजीनियरिंग कॉलेज नहीं, टेररिस्ट बनाने के कॉलेज हैं, जहां 26/11 से लेके 9/11 तक के टेररिस्ट जो भी आए उन सबको पाकिस्तान का कहीं ना कहीं सपोर्ट था। दुनिया में पाकिस्तान टेररिस्तान बन के उभरा है और ये टेररिस्तान दुनिया के लिए ख़तरा है। इनका मीडिया हमेशा हिंदुस्तान के ख़िलाफ़ प्रोपेगेंडा चलाता रहता है और ये अभी नहीं, जब से हमारा बंटवारा हुआ है तब से शुरू हुआ है। लेकिन हम बिल्कुल भी इनको इनका प्रोपेगेंडा चलाने नहीं देंगे, किसी भी कीमत पे हम नहीं चलाने देंगे। तो दोस्तों, ये चैनल हमने इसीलिए बनाया है कि हम एकजुट रहें। और आइए देखते हैं अब पाकिस्तानी प्रोपेगेंडा से भरे हुए इस वीडियो को। अच्छा जी नीरज, अब ये भारत में जो इंतहा पसंदी है, पहले तो हम देख रहे थे कि बहुत ज़्यादा नज़र भी आती थी, लेकिन सेहत और तालीम के शोबों में भी आ गई। यानी डॉक्टर के पास, वही बात जो मैंने अपने इंट्रो में कही कि डॉक्टर के पास जब कोई जाएगा तो उससे डॉक्टर ये नहीं पूछेगा कि तुम्हारा धर्म क्या है, तुम्हारा मज़हब क्या, तुम्हारा रिलीजन क्या है। वो तो इंसानियत के नाते उसका इलाज करेगा बगैर मज़हब पूछे। लेकिन अगर यहाँ पर भी ये इंतहा पसंदी पहुँच गई है, यहाँ पे भी इसको मुतासिर करे, तो आपको नहीं लगता कि भारत के लिए कोरोना से ज़्यादा बड़ा ख़तरा है ये? देखिए, आपने मुद्दा बहुत सही उठाया है, लेकिन सवाल है कि आपने सवाल सुनवाया नहीं है। किस कॉन्टेक्स्ट में मैडम ने, प्रिंसिपल मैडम ने क्या कहा, यह आपने हमें नहीं सुनवाया। आपने केवल जवाब सुनवाया। हम आपसे गुजारिश करते हैं कि पहले हमें ज़रा सवाल सुनवा दीजिए, फिर हम समझ जाएंगे कि जवाब उनका क्या है पूरा का पूरा। दूसरी बात, आपने मज़हब पर कहा, तो इस देश का बंटवारा जो आपने 1947 में करवाया वो मज़हब के नाम पर ही हुआ। पाकिस्तान जो बना वो मुस्लिम लीग के ही किसी बंदे ने मांगा, और आपने एक पाकिस्तान नाम का देश जो है धर्म के नाम पर बनवाया। आज जो धर्म के ठेकेदार आप बने हैं, आप आज सवाल उठा रहे हैं कि मजहब पर यह देश चल रहा है। यह देश आज से नहीं चल रहा है। 1947 और शायद 1947 के बहुत पहले हमारे यहाँ राम मंदिर पर हमला हुआ, बाबरी मस्जिद बनाया गया, या उसके और पहले मोहम्मद गोरी जैसे लुटेरे यहाँ आए। आप कह रहे हैं मजहब आपके आज की बात है। मजहब जमाने से चलता यहाँ आ रहा है, और जमाने से मैं तो कर रहा हूँ, सदियों से चलता आ रहा है। अच्छा शर्मा साहब, सॉरी मैं आपकी बात काट रही हूँ जी। आपने कहा, आपने जो मजहब के हवाला दिया, आप मुझे बताएं कि तब भी ये क्यों हुआ था, तब ऐसा क्या हो रहा था और अब ऐसा क्या हो रहा है? आपने नहीं देखा कि भारत में कितना जुल्म किया जा रहा है माइनॉरिटीज पे, खास तौर पे मुसलमानों अच्छा, पर? आप भूल गई जो पाकिस्तान में हो रहा माइनॉरिटीज पर। कितने माइनॉरिटीज हिंदू बचे हैं वहां पर, जरा आप मुझे बताएंगे क्या हो रहा है पाकिस्तान में? डॉक्टर फिजा, आप मुझे बता दीजिए कि कितने हिंदू बचे हैं। या तो हकीकत को रखा जाता है, तो हकीकत हो कि तो मुझे यकीनन याद होगा। सुन लीजिए, हमारे यहाँ मुसलमान 30 करोड़ से ज्यादा हैं। शायद आपकी पूरी जनसंख्या भी नहीं होगी 30 करोड़। आप मुसलमानों के ठेकेदार बनी हैं। आप मुझे बताइए कि 30 करोड़ जनसंख्या है क्या आपके यहाँ मुसलमानों की? ठीक है नीरज, आपका पॉइंट आ गया। मैं अतर काज़मी आपकी तरफ आना चाहती हूँ। अतर, अब आपने नीरज की गुफ्तगू भी सुनी। मोदी का भारत, आपको लगता है कि आज मुसलमान के रहने के लायक रहा है या नहीं रहा? बस सीधा सीधा सवाल, आपको लगता है कि हम मुसलमान रह सकते हैं? देखिए, नीरज ने जो बात की ना, किसी हद तक मैं उनसे सहमत हूँ। ये कोई आज की बात नहीं है, ये मोदी जी के आने से नहीं है। वहां पे मुसलमान तो क्या डॉक्टर फिजा, वहां पे कोई भी माइनॉरिटी सेफ नहीं। आप कुछ अर्सा पहले चले जाएं, आप 10 साल 20 साल 30 साल जब भी जाएंगे आपको ऐसे वाकयात मिलेंगे। मैं आपको एग्जांपल दे देता हूं कि ग्राहम स्टेन्स जो एक फादर थे, क्रिश्चियन फादर थे, उनको 99 में जब बीजेपी की हुकूमत थी जिंदा जला दिया गया अपने 2 बेटों के साथ। एक बेटे की उम्र 10 साल थी, एक 6 साल उम्र थी। और जिस शख्स ने दिलाया, बजरंग दल के साथ उसका ताल्लुक था, आरएसएस और बीजेपी का वो सपोर्टर था, उसको बाद में इंटरनेशनल प्रेशर जब पड़ा उसको सजा दी, उसको सजाए मौत आई। जो इंडिया की सुप्रीम कोर्ट ने उसको कम्यूट कर दिया बाद में और उसको चेंज कर दिया लाइफ सेंटेंस में, और अपने फैसले में ये लिखा
इंडिया की सुप्रीम कोर्ट ने जस्टिस BS चौहान और एक और जस्टिस थे, उन्होंने ये लिखा कि जो कन्वर्जन होती है ये बहुत जो है गलत चीज है, और उन्होंने जस्टिफाई करने की कोशिश की कि जब आप लोगों को कन्वर्ट करेंगे तो इस तरह के वाकये तो होंगे। सो मच सो कि फिर इंटरनेशनल जब उनके ऊपर प्रेशर पड़ा तो बाद में उनको अपने फैसले से वो चीजें एक्सपंज करवाना पड़ी 3-4 दिन के बाद। तो ये हालत है वहां पे। बाबरी मस्जिद का इन्होंने जिक्र किया, इंडिया की सुप्रीम कोर्ट कहती है कि बाबरी मस्जिद को गिरा दो और यहाँ पे मंदिर बना दो। तो ये कोई मोदी का मसला नहीं है, वो एक पूरी सोसाइटी का मसला है, और ये आज से चला नहीं आ रहा है, बहुत अरसे से आ रहा है। जिस तरह पाकिस्तान में कभी भी रिलीजियस पार्टीज जो हैं वो मेजॉरिटी में नहीं आई, ना ही इक़्तिदार में आई, लेकिन ऑन दी अदर हैंड 1 बिलियन की जो सोसाइटी है इंडिया, वहां पे एक्सट्रीमिज्म इतना ज्यादा है कि बीजेपी कितनी दफा इक़्तिदार में आ चुकी है और सिर्फ वो हिंदुत्व के नाम पे आती है। तो ये एक्सपेक्ट करना कि उस मुआशरे में मुसलमान या कोई भी सैन आदमी या कोई भी माइनॉरिटी सेव होगी, मेरा नहीं ख्याल कि हम एक्सपेक्ट कर सकते। बीजेपी धर्म की राजनीति की वजह से आई। पिछले बार जब 2019 में जब चुनाव हुआ, मोदी जी को मुसलमानों ने भी बहुत सारा वोट दिया, करीब 10% मुसलमानों ने वोट कैसे दिया वो मैं बताऊंगा। जी बताइए ना। वो मैं बताता हूँ मुसलमानों को वोट ऐसे दिया। चलिए ब्रिगेडियर साहब मैं आपकी तरफ आती हूँ, ब्रिगेडियर हारिस, ठीक, इसके बाद मैं सिंह साहब आपकी तरफ आती हूँ, शैलेंद्र साहब मैं आपकी तरफ आती हूँ। जी ब्रिगेडियर साहब। देखिए मुसलमानों ने वोट इसलिए दिए कि आपके गुंडे जो RSS विंग के थे, जितने गुंडे थे, उन्होंने को थ्रेट किया था कि जी अगर आप हमें वोट नहीं दोगे हम आपको देख रहे हैं, आपको मारेंगे, इस तरह आपने वोट दिया है। ये जो नरेंद्र मोदी और का जो 5 लोगों का टोला है इसको छोड़ दें, ये आपको कंप्लीट तबाही की तरफ लेके जा रहा है, जिससे ये हिंदू इत्तेहाद पसंद दहशतगर्द, आपको जो प्राइम मिनिस्टर है इसकी सोच ये है कि सिर्फ हिंदुओं को लेकर चलो, हिंदुओं को लेकर चलो और तमाम माइनॉरिटी को निकाल दें। मेरे ख्याल में कल शैलेंद्र खड़े यहाँ पर मौजूद हैं, उनसे पूछेंगे क्या हिंदुओं का, सिखों का आपने हाल किया है? 84 में जब गोल्डन टेम्पल में आप गए थे, अभी आपने पंजाब में देखा कैसे सिख खड़े हुए थे। आप तो अपने दलित को नहीं छोड़ते हैं, अपने रिलीजन को नहीं छोड़ते हैं। आपने दलित के साथ क्या किया, उन बेचारों को आपने क्या हाल किया हुआ है। इसके अलावा आपने इस वक्त इसको CA को देखें, आप NLC को देखें, PRC को देखें, आपने कश्मीर को किया। तो आप तो पूरे के पूरा चाह रहे हैं कि इंडिया को तबाही की तरफ लेके जा रहे हैं। ये नरेंद्र मोदी का जो आपको तबाही की तरफ लेके जा रहे हैं। अगर आप देखें तो इस वक्त हमारा प्राइम मिनिस्टर हर दफ़ा आपको पैगाम देता है, अमन का देता है, आप उसको गलत समझते हैं, बड़े कमजोरी की बात है। आपने 27 फरवरी को देख लिया, अभी आपके अमित शाह ने ट्वीट किया है, आपके अमित शाह ने ट्वीट किया है कि जी हम पाकिस्तान में इजाज़त मिल हमला करने की, तो करें ना हमला, करके दिखाएं, फिर आपको पाकिस्तान की फौज बताए और एयरफोर्स बताएगी कि आपका क्या हौल होता है। इसलिए ये बातें छोड़ दें गिदड़ भड़कियां। पाकिस्तान का वो पता है ये बैटल हार्डन। और दूसरी बात शर्मा साहब, ब्रिगेडियर साहब, दूसरी बात ये कि इस टाइम पे पूरी दुनिया को कोरोना से निपटने की पड़ी है और मोदी के सर पे अभी भी जंग सवार है, मोदी के सर पे अभी भी हमले सवार है। किस किस्म की नफसियात है आपके वजीर आजम की शर्मा साहब? मैं तो हैरान होती हूँ, इस टाइम पे सिर्फ कोरोना के बारे में सोचे और किसी चीज के बारे में ना सोचे। कभी चीन से पंगा किया जा रहा है, पाकिस्तान तो हमेशा आपके सर पे सवार रहता है। चाइना से मार खाते हैं जाके, चाइना को तो आप संभाल नहीं सकते हैं। चमाना ने जो आपको हाल किया खिलाफवर्जी कौन करते हैं शर्मा साहब? पाकिस्तान की तरफ। अच्छा चले शैलेंद्र साहब, ठीक है, आप तीनों का पॉइंट आ गया। मैं शैलेंद्र साहब को भी शामिल गुफ्तगू करती हूँ, काफी देर से वो खामोश हैं। आपकी तरफ आ रही हूँ कर्नल साहब, आपके एक चैनल है आपके मुल्क का NDTV, वहाँ पे पांडे साहब आप जानते होंगे जी, उन्होंने अपने ट्विटर पर, अच्छा मैं शैलेंद्र साहब से कुछ पूछना चाह रही हूँ। पांडे साहब ने ट्वीट किए जो कि NDTV से ताल्लुक रखते हैं, उन्होंने ट्विटर पर एक वीडियो पोस्ट की है। 42 साल मोहम्मद अनवर है, सरकारी दफ्तर के सामने मर गया। अब सुने क्या हुआ, नाज़रीन आप भी सुने। उसकी लाश को कचरा उठाने वाली गाड़ी में डालकर ले जाया जा रहा है। सर एक तरफ मुसलमानों को लव जिहाद, फिर कोरोना जहाद का जिम्मेदार ठहरा रहे हैं, और दूसरी तरफ डॉक्टर्स उनका जो इलाज करना चाह रहे हैं, नहीं करना चाह रहे, वो इनकार कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो मुसलमान है तो हम इलाज नहीं करेंगे। और तीसरी जानिब वो मर रहे हैं तो उनको इतनी तजलील कि उनको अब कचरे में फेंका जा रहा है। फिर आप किस मुंह से भारत के लोग कह देते हैं कि ये सेक्युलर मुल्क है? सेक्युलर का मतलब क्या होता है? आज शैलेंद्र साहब आप जरा समझा दें। साहिबा मैं आपको एक रिक्वेस्ट करूंगा कि जैसा डिस्कशन मैं देख रहा हूं, अनफॉर्चुनेटली मुझे लगा आपने बिल्कुल अच्छी शुरुआत करी कि हम देशों को किस तरह अच्छी दिशा में ले जा सकते। मेरे ख्याल हम अपने मुद्दे से भटक रहे हैं। हम सिर्फ आपस में ट्रेडिशनली अभी, और मुझे अब अनफॉर्चुनेटली लग रहा है शायद फ्यूचर भी ब्लीक है, कि हम सिर्फ एक दूसरों में गलतियां निकालने की कोशिश करें और उन गलतियों को हेट्रेड में बदल दें, जो दोनों ही देशों के लिए बहुत ही हानिकारक है। जहाँ तक आपके स्पेसिफिक सवाल को अगर मैं ले लूँ कि किसी बेचारे इंसान की अगर मौत हो गई
और उसे एक बिल्कुल इज्जत की दफन मिलनी चाहिए, ये बिल्कुल सही बात है, उसको जरूर मिलनी चाहिए, चाहे वो किसी भी कौम का हो, किसी भी रिलीजन का हो, लेकिन हर एक को ये हक है कि उसको इज्जत के साथ दफनाया जाए, इज्जत के साथ जलाया जाए, इज्जत के साथ उसका दाह संस्कार किया जाए, इसमें कोई डाउट नहीं। और अगर कहीं भी गलती हुई है, मैं आपके इस टीवी फोरम पर माफी मांगूंगा उस आदमी से जिस आदमी के साथ ये जाती है। ये बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, क्योंकि हमारे देश का ये कैरेक्टर ही नहीं है कि किसी को गलत तरीके का कोई भी उसका रिलीजियस लाइंस के ऊपर बहिष्कार। शैलेंद्र साहब, आपने बड़ा आला ज़र्फी का मुजाहिरा किया, लेकिन मुझे सिर्फ इतना बता दें कि आपके देश का अगर एक कैरेक्टर है तो आपके देश में ऐसा हुआ कैसे? मैं उसी पर आ रहा हूँ, क्योंकि मुझे मालूम था कि आपको कैरेक्टर मुझे प्रूव करना पड़ेगा, क्योंकि कुछ चीजें दिखती हैं लेकिन दिखाई नहीं देती। मैंने कैसे और मेरे देश ने अपना कैरेक्टर दिखाया जब कारगिल में नॉर्दर्न लाइट इन्फेंट्री के उन सभी सोल्जर्स को कांधा दिया, इज्जत के साथ दफनाया, क्योंकि किसी को ऐसा लगा कि अगर हम ये कह देंगे कि ये सैनिक हमारे हैं तो शायद इज्जत कम हो जाएगी, जबकि इसमें इज्जत कम नहीं होती। ब्रिगेडियर साहब, आपसे जवाब लूंगी इसका। नहीं, आप जवाब लीजिएगा, सुन लीजिए। मैंने सिर्फ अपना कैरेक्टर बताया, आप कंप्लीट कीजिए। जी। मैं किसने गलती करी मुझे नहीं, उस पर डिस्कशन नहीं करना। मैंने सिर्फ अपना कैरेक्टर बताया, मेरे देश का, क्योंकि मैं वहां था, मैंने ये काम किया है, इसलिए मुझे ये बात पता है। जहां तक आ गई बात कि अतहर काज़मी साहब ने बड़े अच्छे पढ़े लिखे आदमी हैं, और अगर वो 99 की किसी भी इंसिडेंट्स को वो अब अगर नरेट कर रहे हैं, तो मैं फिर से कहूंगा, रिकॉर्ड पर है कि उस फादर की, उन 2 बच्चों की जो डेथ है, वो मेरे देश में पूरे देश ने उसको कंडेम किया, पूरे देश ने खुलकर कंडेम किया कि ये गलत नहीं होना चाहिए। मैं कहता हूं, क्या ये कैरेक्टर हम क्या एक दूसरे से सीख नहीं सकते? आप जहां तक लड़ाई की बात कर रहे हैं ब्रिगेडियर साहब, कि लड़ाई करनी है तो कर लीजिए, मेरे ख्याल आप और मैं उस फौज के लोग हैं जो सेंसिबली ये जरूर जानते हैं, लड़ाई किसी भी मुद्दे का पूरा सोल्यूशन नहीं हो सकता, चाहे आपको अच्छा लगे बुरा लगे, हो ही नहीं सकता। और ये तो भी फिर आपका नरेंद्र मोदी हर वक्त उसके सर पे जुनून क्यों सवार रहते हैं? हर वक्त हम लोग की धमकियां देने की वजह क्या है? शैलेंद्र साहब, आप बड़ी अच्छी गुफ्तगू करें, यकीन जानिए, मुझे आपकी गुफ्तगू अच्छी लग रही है, लेकिन सॉरी टू से आपके जैसे सोच रखने वाले भारत में कितने परसेंटेज आप बता दें। ब्रिगेडियर साहब, आप बताइएगा, फिर अगर आपकी तरफ आती हूँ। देखें कितने % लोग आपके वाली सोच रखते हैं शैलेंद्र साहब? डॉक्टर फिजा, बात यह है, देखें, यही मैं बात करता हूँ कि बिल्कुल ठीक है। इसीलिए पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर ने और चीफ आर्मी स्टाफ ने अमन का पैगाम दिया। जब अभिनंदन को पकड़ा तो अगले दिन ही छोड़ दिया, चलो वी गिव अ जस्ट पीस जेस्चर। क्या इस पे शायद वो ख्याल है, उसको भी कमजोरी समझ, और उस पे भी भारतीय मीडिया ने क्या क्या खबरें चलाई, आपको याद होंगी। मतलब जज्बे खैर सगाली के तहत छोड़ा गया, और वो कहते हैं डर गए हम। क्यों डरेंगे भाई? अगर देखें कैरेक्टर की बात है तो जिस हालत में वो गिरा हुआ मिला था हमें, हमने उससे डरना था। कर्नल शैलेंद्र बात ठीक करेंगे, ये कैरेक्टर की बात है तो आप बताएंगे जो मुसलमानों को जिस तरीके से बेदर्दी से सड़कों पर मार के, डंडे मार के मार दिया जाता है, अगर कोई के गाय लेके जा रहा है उस गरीब को मार दिया जाता है, उसके बाद जो जुल्म होता है अभी दिल्ली में, इसका जवाब शर्मा साहब आपसे लूंगी, जरा सुनिएगा ब्रिगेडियर साहब के पॉइंट्स। ये जो एक इंतहा पर सोच है जो नरेंद्र मोदी ने, और इनके साथ जो अमित शाह है, राजनाथ सिंह है, अजय डोभाल है, ये जो अब इनकी सोच है, इसको बदलने की जरूरत है, तभी ये 2 मुल्क रह सकते हैं। दोनों न्यूक्लियर मुल्क हैं। हमें पता है कि हमारी फौज कैसी है, आपको पता है कि आपकी फौज कितनी कमजोर है, वो लड़ाका भी नहीं, सिर्फ नहिते कश्मीरी औरतों बच्चों बड़ों को मार सकते हैं, इसके अलावा तो कोई करना नहीं है। तो ये चीज मैं आपको बताना चाहता हूँ कि 1999 भी आपसे हार गए। 1999 में किसने हार गया? कारगिल में आपको कितनी मार गई, भूल गए? आपको क्या पीछे भागते फिर उसके बाद आप सोलह सवाई की बात करें, ये बात ना करें। उसके बाद कारगिल पे आप जाके कारगिल स्टार्ट किसने किया था? आप हारने का तो आप लड़ाई करते हैं। उसके बाद ये 27 फरवरी को आप देख रहे हैं, अभी आपने क्या सर्जिकल स्ट्राइक की बात की, करें लिसन जी